तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम होने वाला है एक्सट्रैक्शन। और साथ ही इसके मेन लीड हैं क्रिस हेम्सवर्थ। हाँ, वही क्रिस हेम्सवर्थ जिन्होंने थॉर का रोल प्ले करा था। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर रेक, जो कि बांग्लादेश में है, वो यहाँ पर एक ब्रिज पर आया हुआ है जहाँ पर एक बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। यहाँ पर चारों तरफ गोलीबारी चल रही थी। तब टाइलर यहाँ पर अपनी बंदूक उठाता है और यहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक स्नाइपर जो कि यहाँ पे मौजूद था, वो टाइलर के कंधे पर गोली मारता है और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर जमीन पर ढेर पड़ा है। लेकिन वो किसी तरह से हिम्मत कर उठता है और उसके बाद वो वापस से अपनी गन को रिलोड करने में लग जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है 2 दिन पहले। ये जगह थी मुंबई, इंडिया, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक यूवी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अब इस बच्चे यूवी के पिता इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े क्राइम लॉर्ड थे। इसी वजह से इस बच्चे को हमेशा ही प्रोटेक्शन में रहना पड़ता था। साथ ही इसके पिता अभी भी जेल में बंद थे, पर ये यूवी बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुना करता था। ये अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। इसी वजह से ये सबसे पहले स्कूल से निकलते ही एक कैफे में जाता है और वहाँ अपने दोस्तों के साथ चिल करने लगता है। यहाँ पर हम इस लड़के के क्रश को भी देख पाते हैं। तब इसके दोस्त इसे बोलते हैं कि शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, पर ओवी उससे जाकर बात नहीं करता। अब जब ये वापस से अपने घर पहुँचता है तो यहाँ पर इसका बॉडीगार्ड इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है कि उसको ओवी की बहुत ज़्यादा चिंता थी और साथ ही वो ये भी जानता था कि अगर ओवी को ज़रा सी भी खरोच आई तो इसके पिता इसे नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए वो ओवी को इसके पिता के बारे में याद दिलाता है और इससे बोलता है कि आगे से कभी भी बाहर जाना तो अपना ध्यान रखना। अब इस बंदे का नाम साजू था और हम लोग देख पाते हैं कि ये पहले एक पैरा कमांडो ऑफिसर रह चुका था। अब वो भी यहाँ पर साजू के सामने तो उसकी बात को मान गया था, पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि वापस से वो साजू को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। अब ये लोग पहुंचते हैं एक बार में, क्योंकि वहाँ पर वो लड़की भी आई हुई थी जो कि इसका क्रश थी। इसके दोस्त वापस से इसे फोर्स करने लगते हैं कि ये जाकर उससे बात करे, पर ओवी अभी भी इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता। इसी वजह से इसके दोस्त इसे बाहर लेकर चले जाते हैं और इसे स्मोकिंग करवाने का ट्राई करते हैं। यूवी और उसका दोस्त स्मोकिंग करने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर 2 नकली पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जो कि यूवी के दोस्त को गोली मारकर यूवी को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। अब बाद में हमें ये पता चलता है कि ये लोग किसी और के नहीं बल्कि आमिर आसिफ के आदमी हैं, जो कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा डॉन है। अब क्योंकि यूवी महाजन बहुत बड़ा आदमी था, इसी वजह से ये बात बहुत जल्दी फैल जाती है कि यूवी महाजन किडनैप हो चुका है। और अब जब ये बात इसके पिता तक पहुंचती है तो ये साजू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और अब यहाँ पर ये इसे धमकी देते हुए कुछ भी कर यूवी को वापस लाने को बोलते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसकी पूरी की पूरी फैमिली ही खतरे में आ जाएगी। जेल में होने की वजह से महाजन इसको जरा सी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता था और इसी वजह से ये इससे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी कर यूवी को वापस लेकर आना है। तब यहाँ पर साजू बताता है कि उसको वापस लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे बांग्लादेश पर आर्मी का कब्जा है और साथ ही पूरी की पूरी आर्मी आमिर आसिफ के कब्जे में है। अब क्योंकि साजू जानता था कि अगर उसने यूवी को नहीं बचाया तो इसकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है, तो इसी वजह से सबसे पहले ये अपने घर आता है और अपने बेटे के पास जाता है, जिसके बाद ये अपनी बीवी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। अब यहाँ पर साजू की बीवी इसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि महाजन कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है। तो यहाँ पर साजू डिसाइड करता है कि वो कुछ भी कर बांग्लादेश जाएगा और किसी तरह से यूवी को वहाँ से छुड़वा कर ले आएगा, पर उससे पहले उसके पास एक तरीका था जिसकी मदद से वो इस काम को अंजाम देने वाला था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर हम वापस से टाइलर को देख पाते हैं जो कि पहले सो रहा था। अब जब वो उठता है तो ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी से छलांग मारकर पानी में कूदकर चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद ये वहाँ पर किसी सन्यासी की तरह बैठ जाता है और कुछ विजन्स को याद करने लगता है, जिसमें ये अपने बच्चे को देख पा रहा था। अब जब ये उन यादों से परेशान होकर बाहर आता है तो ये सीधा अपने कॉटेज की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर इसकी दोस्त निक इसका इंतजार कर रही थी और यहाँ पर ये इससे बात करते हुए इसे बताती है कि यहाँ पर इनके लिए एक मिशन आया है। अब यहाँ पर निक टाइलर को यूवी के बारे में सब कुछ बताती है कि एक इंडियन माफिया डॉन के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो बच्चा अभी ढाका में है। जवाब में टाइलर इसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो गैस्पर को ये काम सौंप दो, वो बड़े आराम से इस काम को कर लेगा। पर निक बोलती है कि इस काम को तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लड़के का मामला है जो कि एक छोटा बच्चा है और साथ ही इस काम को करने के हमें बहुत अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। इस बात को सुनने के बाद टाइलर इस चीज़ के लिए मान जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ पर इन्हें पहुँचना था। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहले ये दोनों पहुंचते हैं साजू के एक आदमी के पास, जो कि इन्हें ओवी, उसके पिता और साथ ही उस लोकेशन के बारे में हर चीज़ बताने लगता है जहां पर ओवी किडनैप्ड है। और साथ ही ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये सबसे पहले उन किडनैपर के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमारे पास पैसे हैं और बस तुम्हें यूवी को हमें सौंपना है, जिसके बाद हम तुम्हें वो पैसे दे देंगे। इस बात को सुनने के बाद टाइलर इस चीज़ के लिए मान जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर टाइलर को साजू का आदमी बताता है कि यूवी को लेने के बाद तुम्हें एक लोकेशन पर पहुँचना है जहाँ पर एक बोट खड़ी होगी और वही बोट तुम्हारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, मतलब कि तुम उसकी मदद से ही उस देश से बाहर निकल पाओगे।
अब इसके बाद टाइलर इस चीज के लिए मान जाता है और ये सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बांग्लादेश में यूवी को किडनैप कर रखा हुआ था। तब ये वहां की गलियों में जाने के बाद सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में बैठता है और किडनैपर को फोन करता है। आगे थोड़ी देर में हम लोग देख पाते हैं कि इस तक कुछ किडनैपर आते हैं जो कि इसके चेहरे के ऊपर एक कपड़ा डालकर इसको गाड़ी में बिठाते हुए अपने साथ लेकर चले जाते हैं और साथ ही वो लोग इसके हाथ भी बांध देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जान पाते हैं कि यहाँ पर पहले से ही टाइलर और निक ने अपनी एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी थी, जिसमें इन्होंने बांग्लादेश में पहले से ही यहाँ पर अपने बहुत सारे आदमी बिठा रखे थे जो कि उन किडनैपर को धीरे धीरे मार रहे थे। अब वो लोग बार बार टाइलर से उन पैसों की डिमांड करे जा रहे थे, पर टाइलर इन्हें सबसे पहले यही बोलता है कि मुझे कुछ भी कर सबसे पहले ओवी को देखना है। पर बाद में वो किडनैपर इस चीज के लिए नहीं मान रहे होते। इसको देखते हुए यहाँ पर एक किडनैपर टाइलर के सर पर बंदूक तान देता है और ये चीज देखते हुए टाइलर भी बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही चाहता था कि वो किसी मिशन के दौरान मारा जाए। उसे जीने का शौक बिल्कुल भी नहीं था, इसी वजह से वो जरा सा भी नहीं घबराता। अब यहाँ पर वो आदमी इसके सर पर बंदूक रखे हुए उसे चला देता है, पर यहाँ पर टाइलर अभी भी बिल्कुल भी नहीं डरा था। ये सब बस उन किडनैपर ने टाइलर को डराने के लिए करा था। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो इसको यहाँ पर जान से मारने वाले थे, इसी वजह से उस बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। आगे वो आदमी इसकी जिद को मान जाता है और इसे ओवी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर जैसे ही ओवी की लोकेशन टाइलर को पता चलती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर सभी लोगों को खत्म कर ओवी को फ्री करवा देता है। और अब वो ओवी को लेकर निकलता है सीधा उसी जगह पर जहाँ पर इनका हाइड आउट था। वहाँ पर जाने के बाद वो सबसे पहले ओवी को फ्री करता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद वो खुद भी बहुत सारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यहाँ पर बहुत ही जल्द हमारे ऊपर बहुत खतरनाक हमला होने वाला है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर आमिर को ये बात पता चल जाती है कि ओवी महाजन वहाँ से भाग गया है। इस चीज को देखते हुए आमिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब इसके पास बहुत सारे बच्चों की आर्मी भी थी। ये बहुत सारी चालाकी कर नए नए बच्चों को भी अपनी टीम में शामिल करता रहता है और अभी भी ये वही कर रहा होता है। ये काफी सारे बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनमें से किसी बच्चे को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद एक आदमी जिसका नाम फराद था वो इसके सामने आता है और वो इससे बात करने लगता है। अब फराद वैसे तो एज में बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा नहीं था, पर इसके बात करने का तरीका आमिर को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से वो इसे अपनी टीम में शामिल होने को बोलता है और फराद भी इस चीज के लिए खुशी खुशी मान जाता है। तो सैक्रिफाइस आमिर इसको इसकी 2 उंगलियां काटने को बोलने लगता है, पर फराद ये चीज करने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर वो कर्नल पहुंचकर आमिर को यूवी के भागने के बारे में बताता है। इस बात को जानने के बाद आमिर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने ठान ली थी कि वो ओवी को यहाँ से नहीं भागने देगा, क्योंकि ओवी के बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे और इसी वजह से वो पूरे बांग्लादेश को ही सीज करवा देता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर ओवी को एक जगह पर लेकर आ चुका था, जहाँ पर वो सबसे पहले इसकी वीडियो बनाता है और साथ ही साजू के लोगों को भेजता है ताकि वो लोग पहले इसे पैसे ट्रांसफर कर सकें। लेकिन साजू की टीम की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा होता। ये चीज देखते हुए टाइलर को समझ में आ जाता है कि साजू इसके साथ धोखा करने वाला है और ये काफी ज्यादा परेशान हो गया था। आगे टाइलर निक को इस बारे में सब कुछ बताता है और तुरंत ही ये लोग बोट के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बोट के पास हम लोग देख पाते हैं कि अचानक यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोट में मौजूद लोगों को जान से मार देते हैं। ये चीज निक को भी पता चल जाती है, इसी वजह से वो टाइलर को थोड़ी देर होल्ड करने को बोलती है। अब वो पुलिस वाले थे जो कि बांग्लादेश की पुलिस के ऑफिसर्स थे और उन्होंने ही बोट पर हमला करा था। अब क्योंकि उधर की तरफ पे पुलिस आ गई थी तो इसी वजह से टाइलर ओवी के साथ उस बोट पर नहीं जा सकता था। इसी वजह से वो पास में ही एक जगह पर छुप जाता है। भी यहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आता है जो कि इसको आवाज लगाने की कोशिश करने लगता है और बाद में पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि साजू है। उसने ही ये सारी प्लानिंग करी थी ताकि वो ओवी को बिना पैसे दिए ही घर वापस लेकर जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आमिर के बंदे टाइलर के पीछे थे ताकि वो पहले उसे पकड़कर बाद में उससे ओवी का पता पूछ सकें। और इतने में ही साजू की प्लानिंग कामयाब हो जाती। वो ओवी को लेकर वापस से इंडिया पहुंच जाता और टाइलर यहाँ पर अकेला ही फंस जाता। अब साजू की आवाज़ सुनने के बाद ओवी उस तरफ जाने लगता है, पर टाइलर उसे वहां नहीं जाने दे रहा था। तब वो सबसे पहले एक ग्रेनेड को उठाता है और उसके बाद वो साजू की तरफ फेंकता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। और अब बिल्कुल वैसा ही होता है। अब जैसे ही साजू का ध्यान भटकता है वैसे ही टाइलर एक गाड़ी में ओवी को बिठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। गाड़ी की वजह से टाइलर बाकी सारी पुलिस की नजरों में भी आ गया था। इसी वजह से अब साजू और पुलिस वाले दोनों ही मिलकर इसका पीछा कर रहे थे। तब किसी तरह से टाइलर यहाँ पर घरों में घुसता है और यहाँ पर एक एक करके सभी पुलिस वालों को पहले मारने लगता है। और लिटरली गाइस ये इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर रेक जो कि सच में बहुत अच्छा असैसियन है, वो किसी भी तरह से यहाँ पर अपने सामने आने वाले हर एक पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और अब ये सभी पुलिस वालों को मारकर फ्री हुआ ही था कि इतने में ही इसके सामने आ जाता है साजू, जो कि इससे लड़ाई करने लगता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साजू खुद भी एक पैरा कमांडो ऑफिसर था, तो उसे भी हराना इतना ज्यादा आसान नहीं था। अब साजू सच में बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट था और साथ ही टाइलर बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो इसी वजह से वो साजू का मुकाबला नहीं कर पा रहा
रहा होता, पर वो अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड साजू किसी तरह से ओवी को हासिल कर ही लेता है और अब वो ओवी को लेकर थोड़ी देर तक आगे बढ़ा ही था और उसे समझा रहा था कि ये लोग किस तरह से बांग्लादेश से निकलने वाले हैं कि इतने में ही पीछे से टाइलर एक ट्रक को लाकर साजू को ठोक देता है और उसके बाद वो वापस से ओवी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब जैसा कि साजू ने सोचा था कि टाइलर की पहचान सामने आते ही सभी लोग टाइलर के पीछे पड़ जाएंगे और खुद आमिर भी, तो इसी वजह से आगे बिल्कुल वैसा ही होता है। आमिर सभी लोगों में टाइलर की फोटो को बंटवा देता है और जल्द से जल्द उसे ढूंढने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हम लोग टाइलर और ओवी को देख पाते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन एरिया में आकर छुपे हुए थे और यहाँ पर ओवी सबसे पहले टाइलर की मरहम पट्टी करने लगता है क्योंकि सच में टाइलर के बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ओवी को इस तरह से पट्टी करते देख टाइलर को कुछ याद आ जाता है और वो बहुत आराम से ओवी को देखने लगता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर इसे निक का कॉल आता है जो कि इसे बताती है कि हमें अभी भी पैसे नहीं मिले हैं, तो इसी वजह से ये मिशन यहीं पर खत्म होता है। उस बच्चे को उन्हीं लोगों को सौंप दो और या फिर उसे वैसे ही छोड़कर यहाँ पर वापस आ जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए क्योंकि उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। टाइलर अब इस चीज से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं कुछ भी कर ओवी की जान बचाऊंगा और इसे वापस इसके घर तक पहुंचाऊंगा क्योंकि ये बच्चा मुझे काफी ज्यादा पसंद है। न बोलकर टाइलर कॉल काट देता है और दूसरी तरफ हम लोग साजू को देख पाते हैं जो कि खून में लथपथ एक जगह पर पहुंचा था। सबसे पहले वो अपने शीशे को देखते हुए वहां पर अपनी नाक को सही करता है और उसके बाद वो वापस से टाइलर को ढूंढने की प्लानिंग करने लगता है। साथ ही इसे अपने घर वालों की भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तो इसी वजह से सबसे पहले वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अगर 12 घंटे के अंदर मेरा कॉल ना आए तो तुम मेरे बेटे और मेरे सारे पैसे को लेकर यहाँ से कहीं पर चले जाना। तुम मेरे बेटे को लेकर किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा सेफ महसूस होता हो। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें कुछ भी कर वहाँ से ढूंढ लूंगा। बात को सुनने के बाद ये काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर यहाँ पर साजू इसे परेशान ना होने को बोलता है और आगे हम लोग टाइलर और ओवी को देख पाते हैं जो कि उस कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से बाहर निकल रहे थे। तभी यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर टाइलर सबसे पहले इनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन बाद में इसकी नजर पड़ती है कि वो सभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और ये वही बच्चे थे जिन्हें अभी कुछ समय पहले आमिर ने अपनी टीम में शामिल करा था, मतलब कि फरहाद और उसकी बाकी सारी चिल्लर पार्टी। इस चीज को देखते हुए टाइलर उनके ऊपर फायरिंग नहीं करता। सबसे पहले वो उनके क्लोज जाता है और उसके बाद उनसे गन छीनकर उनके एक एक थप्पड़ मारकर उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है। आगे जब वो टाइलर के ऊपर ज्यादा चढ़ रहे होते हैं तब टाइलर यहाँ पर ओवी को लेकर एक गटर के पास चला जाता है, जिसके बाद वो निक को कॉल कर बोलता है कि गैस्पर को मेरी मदद करने के लिए भेजो, वो जरूर मेरी मदद करने के लिए आएगा। और अब अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं कि गैस्पर इनकी मदद करने के लिए पहुंच गया है, जिसके बाद वो सबसे पहले टाइलर और ओवी को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो इन लोगों को खाना देता है और साथ ही इनकी मरहम पट्टी भी करता है। अब वहीं हम लोग आमिर को देख पाते हैं जिसके पास फरहाद अपनी एक कटी हुई उंगली भेजता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइलर को रोकने में नाकामयाब हो गया था। इस चीज को देखते हुए इसको समझ में आ जाता है कि शायद फरहाद एक बहुत ज्यादा लॉयल बंदा है। तो आमिर फरहाद को कॉल करता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ये लोग ओवी को ऊपर वाले कमरे में छोड़कर उसे वहां पर सुलाने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं, जहां पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि पहले के टाइम पर टाइलर की भी एक बहुत खुशहाल फैमिली हुआ करती थी जिसमें इसकी एक बीवी और एक बेटा शामिल था। पर जब इसका बेटा 6 साल का हुआ तभी उसे कैंसर हो गया और उस बीमारी का क्योंकि कोई इलाज नहीं था, तो इसी वजह से टाइलर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया और वो अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसी वजह से जब डॉक्टर से इसे पता चला कि इसका बेटा अब कुछ ही समय में मर जाएगा तो ये डिप्रेशन के कारण वहाँ से भाग गया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। और इसे इस चीज़ का रिग्रेट सबसे ज़्यादा होता है कि क्यों ये अपने बेटे के आखिरी समय में उसके पास नहीं था, क्योंकि इसका बेटा भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करा करता था। तब यहाँ पर गैस्पर इसे समझाने लगता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि गैस्पर की बातों से ये पता चलता है कि इसने आमिर के लोगों के साथ एक डील साइन करी है कि अगर ये ओवी को मार देंगे तो यहाँ पर वो इन्हें मालामाल कर देगा। अब गैस्पर ने ये बात टाइलर को इस वजह से बताई थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद टाइलर इस चीज़ में उसकी मदद करेगा, लेकिन जैसे ही टाइलर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गैस्पर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गैस्पर भी कम नहीं था और साथ ही टाइलर का एक हाथ भी टूटा हुआ था, तो इसी वजह से गैस्पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और वो इसको जान से मारने ही वाला था कि नीचे का शोर शराबा सुनकर ओवी की नींद खुल जाती है और अब वो भागता हुआ आता है और सीधा गैस्पर की छाती पर एक गोली मारता है, जिस वजह से गैस्पर वहीं पर ढेर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक मर्डर करने के बाद ओवी बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा था। अब टाइलर यहाँ पर इसे सबसे पहले संभालता है और इसके बाद ये सोचने लगता है कि आखिरकार अब ये अकेले बांग्लादेश से कैसे निकलेगा। तभी इसे साजू के बारे में याद आता है और ओवी भी इसे बताता है कि साजू सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद टाइलर एक प्लान बनाता है और उसके बाद वो साजू को फ़ोन कर उससे मदद मांगता है, जिसके बाद साजू भी इस चीज़ के लिए मान जाता
जाता है क्योंकि उसका भी यही मिशन था कि उसे कुछ भी कर ओवी को अपने साथ इंडिया वापस लेकर जाना था। टाइलर को भी साजू ने पूरी की पूरी चीज बता दी थी कि अगर ये ओवी को इंडिया वापस लेकर नहीं जाएगा तो महाजन इसकी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। और क्योंकि टाइलर जानता था कि फैमिली का अपने साथ ना होना कैसा लगता है तो इसी वजह से वो इस चीज के लिए मान जाता है। अब ये दोनों एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे देख पाते हैं कि अगले दिन ये दोनों उसी प्लान के ऊपर वर्क करने लगते हैं जिसमें टाइलर ओवी के साथ एक जगह पर जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ओवी की जान बचाने के लिए अब साजू और टाइलर एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां पर टाइलर साजू को काफी सारी चीजें देता है और साथ ही ओवी को भी सौंप देता है और वो डिसाइड करते हैं कि टाइलर यहां पर जाकर पुलिस का ध्यान भटकाएगा और उनको मारेगा। और जैसे ही साजू को मौका मिलेगा वैसे ही वो ओवी को यहां से लेकर इस ब्रिज से क्रॉस करता हुआ सीधा इंडिया के बॉर्डर की तरफ निकल जाएगा, जिसके बाद कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। प्लान बिल्कुल ऐसा ही चल रहा होता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि इस बार निक भी इन लोगों के साथ है और साथ ही वो भी टाइलर की मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई है, जिसने अपने हाथ में एक आरपीजी पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि नाकाबंदी की वजह से यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो इसी वजह से जब ओवी को लेकर साजू यहाँ से जा रहा होता है तब वो एक जगह पर फंस जाता है और अब आगे उसे ओवी के साथ पैदल ही जाना था। तो इसी वजह से वो एक बंदूक को उठाता है और ओवी के साथ नीचे उतरता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नज़र इन पर पड़ जाती है और अब वो इनके पीछे आने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर साजू तुरंत ही उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगता है और जिसके बाद वो यहाँ पर सभी पुलिस वालों को मार देता है। और अब ये वही ब्रिज था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, मतलब कि ये इस मूवी का लास्ट सीन है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि आमिर का एक हेलीकॉप्टर भी इस ब्रिज की तरफ आ रहा होता है, जिसे जैसे ही निक देखती है वैसे ही वो उसे अपने आरपीजी से उड़ा देती है कि ये लड़की सिर्फ अखियों से नहीं बल्कि हथियों से भी गोली मारती है। तभी यहाँ पर अचानक से बाहर आता है टाइलर, जो कि अभी भी जख्मी था और वो यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले इसके सामने आ रहे थे उन्हें गोलियों से भूने जा रहा था। साजू भी प्लान के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पुलिस वालों को मारता हुआ ओवी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से ही इसके खोपड़े पर एक गोली आकर लगती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी कर्नल ने मारी थी जो कि आमिर के साथ मिला हुआ था। अब आगे ये कर्नल निशाना लगाता हुआ टाइलर के कंधे पर भी गोली मार देता है और अब ये वही सीन है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर उठता है और अपनी गन को वापस से रिलोड कर लेता है। दूसरी तरफ निक भी सभी पुलिस वालों को मारे जा रही थी ताकि वो टाइलर का रास्ता खाली कर सके और अब उसे तलाश थी उस स्नाइपर की जो कि छुपकर गोली मार रहा था। और अब जैसे ही इसकी नजरों में वो कर्नल आता है वैसे ही ये तुरंत ही उसके सर पर हेडशॉट बजा देती है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर बहुत ज्यादा जख्मी था और वो मरने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर इसके पास ओवी आता है जो कि इसको हिम्मत देने लगता है। तब यहाँ पर टाइलर बोलता है कि तुम जल्द से जल्द इस ब्रिज को क्रॉस कर लो, यहाँ आगे मेरी टीम तुम्हें मिल जाएगी जो कि तुम्हें सेफली तुम्हारी जगह पर छोड़ देगी। अब इस बात को सुनने के बाद ओवी और ज्यादा परेशान होने लगता है, पर टाइलर इसे सहानुभूति देता हुआ खड़ा होता है और वापस से पुलिस वालों को मारने लगता है। और अब वो ओवी को किसी तरह से सेफली उस ब्रिज के पार पहुंचा देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर पीछे से इसके गर्दन पर एक गोली आकर लगती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि फरहाद ने चलाई थी। और इस चीज को देखते हुए ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर ये कुछ रिएक्ट कर ही पाता कि इतने में ही यहाँ पर इसकी बॉडी तुरंत ही उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है और सीधा पानी के साथ बहती हुई चली जाती है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि ओवी तुरंत ही निक के पास पहुंचता है, जहां पर निक इसे अपने चॉपर में बिठाती है और इसके बाद सीधा इसे इसके घर पर छोड़ देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है 8 महीने बाद, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ओवी अब टाइलर को काफी ज्यादा मिस कर रहा है और साथ ही यहाँ पर उसे नहीं पता कि टाइलर जिंदा भी है या फिर मर गया। अब दूसरी तरफ हम लोग निक को देख पाते हैं जो कि बांग्लादेश पहुंच गई थी ताकि वो आमिर आसिफ को जड़ से खत्म कर सके। इसी वजह से तुरंत ही वो उसके होटल में जाती है और जैसे ही यहाँ पर आमिर पहुंचता है वैसे ही ये इसे यहाँ पर मार देती है। अब इस मूवी के लास्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि ओवी अपने स्विमिंग पूल में आराम से तैर रहा है और अब वो अभी भी टाइलर को याद कर रहा था। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो इसके सामने एक परछाई खड़ी होती है और हम लोगों को लगता है कि जैसे शायद वो टाइलर है। अब इस मूवी में हमें ये नहीं बताया जाता कि टाइलर जिंदा है या फिर मर गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि शायद टाइलर जिंदा बच गया होगा और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 1000 के बहुत ज्यादा